टाइम हमने स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। और स्ट्रिंग के बाद आज हमारे दो तीन टॉपिक्स हैं, वो इस हम लेक्चर में कवर करेंगे। हम पीएचपी के अंदर नंबर्स क्या होते हैं उनको देखेंगे, हम पीएचपी के अंदर ऑपरेटर जो होते हैं वो देखेंगे, और उसके साथ साथ हम कॉन्स्टेंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है ओपन कर लेता हूँ अपना प्रोजेक्ट। और हम कौन से थे, लोकल होस्ट में, लोकल होस्ट स्लैश PHP क्लास और स्लैश इंडेक्स डॉट PHP हमारा ये प्रोजेक्ट था। इसको चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास वो प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। और अगर आपके जैम्प इंस्टा वो ना हो स्टार्ट, तो आपने जैम्प को पहले स्टार्ट कर लेना, उसके बाद ये चलाना है। और यहाँ पर हम इसको अपने कोड एडिटर में खोलते हैं। कोड एडिटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, VS कोड यूज़ कर सकते हैं या फिर PHP स्टॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको PHP स्टॉर्म में ओपन करता हूँ हमारे इस प्रोजेक्ट को। ये PHP स्टॉर्म में हम सबसे पहले फाइल में जाएंगे, ये कोई और प्रोजेक्ट ओपन हुआ हुआ है। फाइल के अंदर वसी वसी के अंदर हमारे पास है जैम्प है। जैम्प के अंदर है वो प्रोजेक्ट है PHP क्लास के नाम का। तो यहाँ से हम देख लेंगे PHP क्लास। ये मैंने फोल्डर का नाम रखा था, ये कोई PHP इंस्टॉल हुई हुई नहीं है। ये मैंने वैसे फोल्डर का नाम रखा था, आप कोई भी फोल्डर का नाम रख सकते हैं। तो जैम्प के अंदर HDocs में था वो। HDocs के अंदर ये PHP क्लास, तो इसके ऊपर क्लिक करके हम इसको ओके कर देंगे और हमने दिस विंडो में इसको ओपन कर लेना है। तो ये जी हमारे पास हमारा लास्ट जो प्रोजेक्ट, जहाँ हमने स्ट्रिंग के बारे में काफ़ी सारी डिटेल में पढ़ा था। तो इसको आप यहाँ पर स्क्रीन पर इधर भी देख सकते हैं, ये हमारे पास चल रहा है। और हम प्रोजेक्ट में जो चेंजिंग करेंगे वो यहाँ पर हमें दिखाई देंगी। तो नंबर क्या होते हैं जी PHP के अंदर? PHP के अंदर नंबर जो हैं वो जैसे बाकी लैंग्वेजेस में होते हैं, इंट या फ्लोट, डबल, इस तरह के। तो PHP को बताने की ज़रूरत नहीं होती बाकी लैंग्वेजेस की तरह कि ये इंट है या ये फ्लोट है। PHP ऑटोमेटिक उनको जज कर लेता है। मिसाल के तौर पर हम एक वेरिएबल लेते हैं, डॉलर माई माई एन लगा देता हूँ। ये मैं नाम इसलिए उल्टे सीधे रखता हूँ कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि नाम आप कोई भी अपनी मर्जी का रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं नाम रखूं आपने भी वही नाम रखना है। तो नाम आप कोई भी अपनी मर्जी का रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैं एक ये नंबर लिखा है मैंने, या मैं इसको ये कर देता हूँ 730 और आगे सेमी कॉलन। तो ये जो 730 है, अगर आपको ये क्लियरली नज़र आ रहा हो, ये तो ये जो 730 नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है, ये आप इसको इंटीजर कहेंगे। इंटीजर में ये खसूसियत होती है कि वो नेगेटिव नहीं, वो पॉइंट में नहीं होता है। इस तरीके से पॉइंट में नहीं होता है। और वो क्या होता है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव तो हो सकता है, लेकिन वो पॉइंट में नहीं होता। और इसकी एक इंटीजर की एक ख़ास लिमिट होती है, वो आप गूगल कर सकते हैं कि कितना बड़ा आप इंटीजर कर सकते हैं। तो इसको इंट कहेंगे। अब ये अगर ज़्यादा बड़ा हो गया, इंट से ज़्यादा बड़ा हो गया, तो PHP इसको ऑटोमेटिक डबल कंसीडर कर लेगा। अगर आपने इसको पॉइंट में लिख दिया है, मतलब कि 7.3 लिख दिया है, तो PHP ऑटोमेटिक इसको वो कर लेगा, फ्लोट कंसीडर कर लेगा। तो ये चेक करने के लिए कि ये इंटीजर है, इंट है या फ्लोट है, वैसे चेक करने की ज़रूरत तो नहीं है। क्योंकि हमें देखने से ही पता चल जाता है कि ये जी फ्लोट नंबर है। और जो वैसे अगर पॉइंट के बगैर हो तो वो इंटीजर होता है। तो आप PHP का एक फंक्शन होता है, वो भी यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो ये है फ्लोट है या इंट है। तो उसके लिए यहाँ पर एक फंक्शन होता है, हम इसको W3 स्कूल से कॉपी करेंगे। और उस फंक्शन का नाम है इज इंट। यहाँ से ये देख लें, ये मैंने बस यहाँ से कॉपी करना है। और इसको ये वाला फंक्शन है वो इज इंट। इज इंट को हमने
क्या करवाना है, वार डंप करवाएंगे। वार डंप एक ऐसा फंक्शन है जो हमें एक वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको, उसकी टाइप भी और उसके मुतालिक सारी डिटेल जो है वो दे देता है। तो मैं इको करवाऊंगा, या फिर इको की बजाय आप इसको दूसरा भी कर सकते हैं, वार डंप भी कर सकते हैं। तो वार, ये देखें वार मैंने लिखा है, VA ही लिखा है और ये आगे आ रहा है वार डंप। और आगे मैं वो फंक्शन यूज करता हूँ इज अंडरस्कोर इंट, वो बल्कि यहाँ पर ये सजेशन में भी दे रहा है ये वाला इज इंट। तो इसको आप यहाँ पर वो नंबर पास कर सकते हैं इसको, जिसको आप चेक करना चाहते हैं कि वो इंट है या नहीं है। तो नंबर का नाम क्या है हमारे पास, ये इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा Ctrl+C और यहाँ पर इसको Ctrl+V कर दूंगा। और अब हम इसको चला कर देखते हैं कि हमारे पास कौन सा आ रहा है। इसको यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे और ये देखें इजेंट, और इसने कहा है कि बूल ट्रू, ये इतना इसने प्रिंट करवाया है। तो इससे पहले मैं इको BR करवा लेता हूँ, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। और अब मैं इसको चेक करता हूँ और ये देखें इसका जो जवाब है इज इंट का जो ये इस लाइन का जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसका जो जवाब है वो वार डंप ने हमें प्रिंट करवाया है। और उसने हमें दिखाया है कि वो क्या है, ट्रू है, कि हाँ जी वाकई ये इंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगा देता हूँ, अब मैं इसको चेक करता हूँ कि इस इंट हमें ये क्या रिजल्ट शो करवाता है। तो अब इसको अगर हम अपने ब्राउजर में देखें तो ये फॉल्स आएगा। ये देखें अब वो कह रहा है कि ये फॉल्स है, ये इंटीजर नहीं है। तो इसी तरीके से इस फ्लोट का भी फंक्शन है, आप यहाँ पर वो उसको लिख सकते हैं, उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये नंबर्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल है। उसके बाद हमारे पास होते हैं ऑपरेटर। PHP में ऑपरेटर यूज होते हैं, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में भी होते हैं। बाकी लैंग्वेजेस का मैं इसलिए जिक्र करता हूँ क्योंकि आप ये PHP करने के बाद आप हो सकता है जावास्क्रिप्ट करें, हो सकता है फिर आप रिएक्ट वाली साइड पर जाएं, या हो सकता है आप पाइथन सीखें, या हो सकता है आप C++ सीख रहे हों। तो ये सारे जितने भी कंसेप्ट्स हैं ये तकरीबन सारी लैंग्वेजेस में सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क होता है। तो ये आप एक लैंग्वेज आप ना समझें कि एक लैंग्वेज सीख रहे हैं। ये जो बेसिक प्रोग्रामिंग होती है, जितनी भी चीज़ें ये मैं आपको ये इस कोर्स में सिखाऊंगा, वो तकरीबन 80% आपकी बाकी कोर्सेज में भी वही फंक्शंस यूज़ होंगे, ज़रा उसका सिंटैक्स चेंज होकर। तो ऑपरेटर जो हैं वो मैथ ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि प्लस है, प्लस है या फिर माइनस ऑपरेटर है। इनको हम ट्राई करके देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये एक नंबर है हमारे पास, माई, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें हम लिखते हैं डॉलर। डॉलर हम इसको कर देते हैं x = 10, और $y = 20। और अब मैं क्या करूँगा, मैं इको करवाऊँगा, इको में करवाऊँगा $x + $y। तो अब ये जो बीच में मैंने ये प्लस से यूज किया है, इसको हम कहते हैं ऑपरेटर। ये प्लस ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर। ये क्या करता है, जमा करके दे देता है। इसी तरीके से माइनस भी होता है, इस तरीके से डिवाइड भी होता है। डिवाइड के लिए अलामत जो होती है वो ये वाली होती है, ये वाली। ठीक है, मैं एक्स को 20 कर देता हूँ ताकि डिवाइड का हम आंसर सही तरीके से देख सकें, और वाई को 10 कर देता हूँ। अब 20/10 क्या जवाब होना चाहिए, 2 जवाब होना चाहिए। तो इसको हम अपने ब्राउजर में देखें तो यहाँ पर हमें 2 दिखाई देगा। ये देखें ये 2 आ गया है। अब क्योंकि BR हमने नहीं लगाया था तो इसलिए वो क्या कर रहा है, उसके साथ ही प्रिंट करवा रहा है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ BR को, और यहाँ मैं BR लगा देता हूँ। तो आप देखें ये नीचे आएगा और इसने डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर डिवाइड के लिए जो है वो स्लैश इस्तेमाल होती है, वो दूसरी जो मैथ वाली अलामत होती है, जिसके ऊपर एक दरमियान में लाइन होती है और ऊपर और नीचे एक नुक्ते लगे हुए होते हैं, वो वाली अलामत यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होती।
इसी तरह मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल होता है, मल्टीप्लाई के लिए क्रॉस इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि क्या इस्तेमाल होता है, स्टेरिश, स्टार इस्तेमाल होता है। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 20 तो क्या जवाब होना चाहिए, 200। तो अब भी इसका जवाब चेक कर लेते हैं, 200 ही होना चाहिए। और इसको रिफ्रेश किया और ये देखें 200 इसका जवाब है। इसी तरीके से अगर पावर लेनी हो, मिसाल के तौर पर ये इसको मैं 2 कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ 3। 2 की पावर 3 अगर लेनी हो तो उसके लिए क्या करते हैं, डबल स्टार लगाते हैं। ये उसकी पावर बन जाती है कि x की पावर y, 2x2 है, 2 की पावर 3। इसका मतलब होता है कि 2 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, तो 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका जो जवाब है वो कितना आएगा, वो आएगा 8। टू टू ज़र 4 और 4 टू ज़र 8। तो यहाँ पर चेक करें, उसका जवाब 8 आएगा, ये देखें 8। तो इस तरीके से ये पावर की होती है। पावर अगर किसी की लेनी हो तो उसके लिए डबल स्टार करते हैं। इसके साथ एक और बड़ी इम्पोर्टेंट इसमें अलामत होती है मॉडुलस की। मॉडुलस कहते हैं कि एक हिस्से को आपने किसी चीज़ पर डिवाइड किया है, मिसाल के तौर पर यही है, इसको मैं करता हूँ 20 और 20 को मैं डिवाइड करता हूँ किस पर, लेट्स सपोज इसको मैं डिवाइड करता हूँ 12 पर। 20 को मैं डिवाइड करता हूँ 12 पर, तो 20 को डिवाइड 12 पर डिवाइड करें तो इसका जो बाकी बचता है वो कितना बचेगा, 12 वन ज़ा 12 ही आएगा, क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 24 हो जाता है। तो 12 वन ज़ा 12 और जो बाकी बचेगा वो 8 बचेगा। तो जो मॉडुलस होता है वो हमें बाकी जो बचता है वो निकाल कर देता है। ये मॉडुलस की अलामत है परसेंटेज। आपको अगर क्लियरली यहाँ से दिखाई दे रहा हो, इसको मैं स्पेसेस बीच में दे देता हूँ। तो ये जो है, ये इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस। और ये हमें जो एक हिस्से को दूसरे पर डिवाइड करने से जो बाकी बचता है वो जवाब देता है। तो इसका जो जवाब आएगा वो 8 आएगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये पहले का जवाब भी 8 है। मैं इसको मैं 15 कर देता हूँ। 15, 20 को हम 15 पर अगर डिवाइड करें तो बाकी की क्या बचेगा, बाकी बचेगा 5। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। इस पूरे का जो जवाब है वो 5 आएगा। तो इसको अब हम रिफ्रेश करते हैं और ये चेक करें, ये 5 आ गया है अब। तो ये मॉडुलस की अलामत है। उसके बाद हमारे पास पीएचपी में होते हैं क्या उसको कहते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं। और उससे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं कि एक ही चीज़ की वैल्यू अगर हम किसी दूसरे को दे रहे हैं तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और वो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं। ये जो इक्वलिटी है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये वाली इक्वलिटी असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसके साथ साथ और ऑपरेटर भी होते हैं, इंक्रीमेंट करने के होते हैं। वो क्या करते हैं, वो हमारे जो वेरिएबल है उसमें इजाफा कर देते हैं 1 का। मिसाल के तौर पर मैं x को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, लेकिन $x साथ लिखेंगे, $x को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो अभी देखें इसकी वैल्यू कितनी है, अभी इसकी वैल्यू है 20 ही है, x की वैल्यू 20 है। अब मैं अगर इसके साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देता हूँ, अगर मैं इसको कह देता हूँ x $x प्लस प्लस, ये प्लस प्लस का ऑपरेटर है, ये उसमें 1 का इजाफा कर देता है। तो अब पहले 20 है और जब ये वाली लाइन आएगी ये इसको 20 में 1 का इजाफा कर देगी और ये कर देगी इसको 21। और अब हम इसको चेक करते हैं तो ये देखें ये हमारे पास अब 21 हो चुका है। इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, माइनस माइनस यूज करते हैं उसके लिए हम। तो यहाँ पर मैं डबल माइनस लगा देता हूँ। तो ये क्या करता है, ये हमारे वैल्यू में से 1 को माइनस कर देता है। तो ये 19 आ जाएगी, पहले 20 है, ये देखें पहले 20 है और उसमें से माइनस माइनस किया है तो ये 19 बचेगी। और ये हम करते हैं बाज़ दफ़ा हम चाह रहे होते हैं कि x के अंदर पहले जो भी वैल्यू है, $x के अंदर पहले जो भी वैल्यू है उसमें, ये देखें $x इज इक्वल टू $x प्लस 5। इसका इस लाइन का मतलब ये है कि $x में पहले जो भी वैल्यू है उसमें 5 का इजाफा करके उसको दोबारा $x में डाल दो। यानी कि $x की पहले वैल्यू है
20, उसमें 5 का इजाफा करो 25 हो जाएगा, और उसको $x में डाल दो और x को प्रिंट कर दो। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पर 25 हमारे पास प्रिंट होना चाहिए। ये देखिए 25 प्रिंट हुआ है। इसी सिंटेक्स को अच्छा, इसमें हम माइनस भी कर सकते हैं, ये माइनस भी कर सकते हैं। तो अब पहले 20 है और इसमें से 5 माइनस हो जाए तो कितना बचना चाहिए, एक्स के अंदर 5 माइनस में 15 बचेगा। 15 को दोबारा एक्स में डाल दो और एक्स को प्रिंट करवा दो यहाँ पर। तो अब हम इसको रिफ्रेश करें तो ये देखें 15 आएगा, क्योंकि पहले 20 है, 20 में से 5 जाएं तो बाकी कितने बचते हैं 15, और ये 15 दोबारा इसी एक्स में यहाँ पर डाल दिए जाएंगे और इस एक्स को प्रिंट करवा लिए जाएंगे इको करवा के। इसी सिंटेक्स का एक थोड़ा सा आसान तरीका भी है, वो हम ये नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं इसके साथ प्लस लगा देते हैं यहाँ पर, इसके साथ हम प्लस लगा देते हैं। इसका भी यही मतलब है कि x के अंदर पहले जो भी वैल्यू है उसमें 5 का इजाफा करके x को दोबारा वही वैल्यू दे दी जाए इजाफे वाली। तो पहले अगर है x के अंदर 20 उसमें 5 का इजाफा करो तो कितनी हो जाएगी 25, और इको करवाओ उसको तो 25 हमारे पास आएगा। ये देखें 25 आएगा। इसी तरीके से हम माइनस के साथ भी कर सकते हैं यही वाला काम, हम प्लस के साथ भी कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई के साथ भी यही वाला काम कर सकते हैं, हम डिवाइड के साथ भी यही वाला काम कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं। इसके बाद हमारे पास हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट हम पीएचपी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट बनाने के लिए हमें एक फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, डिफाइन का फंक्शन उसको कहते हैं। और अगर आपको वो नहीं आता, भूल जाता है, तो उसको कैसे करना है आपने W3 स्कूल से ही उसको देखना है। आपने अपनी जितनी भी रिवीजन करनी है वो W3 स्कूल से ही रिवीजन करनी है, सिर्फ वो वाले पॉइंट्स जो मैंने आपको लेक्चर में बताए हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं W3 स्कूल में जो मतलब कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड करके इन्होंने बताई हुई होती हैं, और अगर मैंने आपको समझाई हुई है तो फिर तो आपको इजीली वो समझ आ जाएगी, लेकिन अगर मैंने वो स्किप करवा दिया हुआ है तो फिर आपने उसके लिए परेशान नहीं होना। वो मतलब कि गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पर ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड करके बताई हुई होती हैं। तो W3 स्कूल लिखा है और यहाँ से मैं आपको कॉन्स्टेंट बनाने का जो है वो एक फंक्शन होता है, डिफाइन का फंक्शन होता है, उसका एग्जैक्ट जो सिंटेक्स है मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ ना आती हो तो मैं कैसे करूँगा। और आप सब अभी इस लेवल पर हैं, इस स्टेज पर हैं कि आप सबको ये वाला काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ज़बानी ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। तो पीएचपी के अंदर है वो, जहाँ से हम पीएचपी में आ जाएंगे और कॉन्स्टेंट्स के बारे में जहाँ से हमने डिटेल लेनी है, ये देखें जी ये कॉन्स्टेंट्स हैं। और कॉन्स्टेंट्स को कैसे बनाते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं उसका सिंटेक्स यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला। ये डिफाइन का एक होता है फंक्शन और उसके अंदर हमने कांस्टेंट का नाम लिखना होता है और उसको क्या करना होता है हम फिर यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये देखिए डिफाइन। और आगे वो कह रहा है कि ग्रीटिंग, ग्रीटिंग की जगह मैं लिख देता हूँ वेलकम कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। ये जिस तरह वेरिएबल का नाम होता है ये भी आप कांस्टेंट का नाम भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, वेलकम। और वेलकम के अंदर ये उसकी वैल्यू ये स्टोर होगी, वेलकम टू W3 स्कूल। तो हम इसको अपना बना लेते हैं, वेलकम टू E2 अर्न। हाँ, ये W3 स्कूल एक ऑनलाइन बुक है, ये जब तक E2 अर्न की वेबसाइट कंप्लीट नहीं होती तब तक आपको W3 स्कूल को फॉलो करना पड़ेगा। हम बहुत जल्द ये W3 स्कूल से भी अच्छी एक वेबसाइट लॉन्च कर देंगे आप लोगों के लिए, जिसमें आपको किसी भी चीज़ की वो दोबारा से रिवीजन की या समझने की वो दोबारा से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली वेबसाइट से जाकर उसको गो थ्रू कर लिया करेंगे तो आपको इजीली वो याद हो जाएगी। तो अब ये इस तरह डिफाइन हो गया है हमारे पास एक कांस्टेंट। अब हम इस कांस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं एज अ वेरिएबल। इसकी वैल्यू नहीं चेंज हो सकती, बाकी ये सारा काम वेरिएबल की तरह ही करता है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं चेंज होती। तो हम यहाँ पर करवा देते हैं इको। और इको क्या करवाना है हमने, यहाँ से इसका सिंटेक्स देखते हैं कि ये कैसे इको करवाता है। आपने जस्ट उसका नाम लिखना होता है वेलकम। ये देखिए वो वेलकम ऊपर डिफाइन भी हुआ हुआ है, कह रहा है कि ये वाला वेलकम, हाँ जी ये वाला वेलकम इंटर कर दो। तो ये वाला वेलकम इसको ये इको करवाएगा। तो क्या जवाब इसका आना चाहिए जी वेलकम का, इसका जवाब वेलकम टू E2 आना चाहिए। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करके
आपको ये दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखें, वेलकम टू E2 1। अब क्योंकि हमने BR का टैग नहीं लगाया था तो इसने इसको ऊपर ही वो सेट दिया इसके साथ। तो मैं इको BR का टैग यहाँ से कॉपी करूंगा और इधर नीचे इसको पेस्ट कर दूंगा। तो अब देखते हैं जी, ये हमारे पास वेलकम टू E2 1 यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, जो कि एक कांस्टेंट के अंदर वैल्यू थी। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आप कहें कि अब वेलकम के अंदर कोई और चीज आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। और वेलकम ये जो है कांस्टेंट, ये केस सेंसिटिव होते हैं, जैसे हमारे सेम वेरिएबल्स की तरह ये भी केस केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब है कि आप एग्जैक्ट जो इसका नाम है वही लिखेंगे। कैपिटल लिख देंगे या स्मॉल में लिख देंगे तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। जो ये है एज इट वही होना चाहिए। अब इसको चला कर देखेंगे, क्योंकि है नहीं तो ये एरर देगा कोई ना कोई। ये देखिए, वो कह रहा है कि वेलकम कांस्टेंट नहीं है। ये W मैंने कैपिटल डाला था, तो इसको एज इट जैसा ये है, इसको एज इट वही होना चाहिए। या तो इसका W कैपिटल कर लो आप, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होते हैं, ये छोटे बड़े का फर्क महसूस करते हैं। सेम हमारे उसकी तरह, सेम हमारे वेरिएबल्स की तरह। लेकिन इनमें सिर्फ ये मसला होता है कि इनको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, और वेरिएबल जो होते हैं उनको हम डॉलर के साथ लगा कर डिफाइन कर लेते हैं। और कांस्टेंट को हम डिफाइन फंक्शन के थ्रू डिफाइन करते हैं। ये डिफाइन का एक फंक्शन है, इसके थ्रू हम इसको डिफाइन करते हैं। और ये बिल्ट इन फंक्शन है। ये फंक्शन काफ़ी टाइप्स के होते हैं। मतलब कि हज़ारों की तादाद में आपको PHP में फंक्शन मिलते हैं, और जो कि बिल्ट इन फंक्शन है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बने बनाए हैं वो यूज़ कर लेते हैं। कुछ फंक्शन हमें बनाने की ज़रूरत भी होती है, और हम आगे देखेंगे, बनाएंगे हमारे कोर्स में कि फंक्शंस कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे उनको बनाते हैं। तो अब देखें, अब ये सही चलेगा हमारे पास। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें, वेलकम टू E2 1 ये लिखा हुआ आ गया है। तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो हम कंडीशंस को देखेंगे, और कंडीशन के साथ उसमें से नेस्टेड कंडीशंस और वो सारी डिटेल में हम देखेंगे, और लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।